हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। और आप कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉज। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस आपको हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं और आज है आपके फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि इसके दो लॉज होते हैं, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ है क्या? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited at a particular electrode during electrolysis is directly proportional to amount of इलेक्ट्रिसिटी, या आप ये भी कह सकते हो टोटल चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टोटल चार्ज टू पास इन द सोल्यूशन। ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ है। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट, या तो लिबरेट हो रहा होगा या डिपॉजिट हो रहा होगा एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टू अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज टू पास इन द सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए है क्या ये, ऐसे समझ लीजिए। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो देखी थी, इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इनको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक इलेक्ट्रोड से तो लिबरेशन हो रहा होगा और एक इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन हो रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कॉपर के, ये कॉपर है, ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के, और इसमें क्या? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है और जो आपका नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा होगा? Cu +2 इलेक्ट्रॉन, ये किस पर होगा? एनोड पर। क्योंकि जो कॉपर की जो रॉड है, इस क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, इससे जो कॉपर आयन है वो कहां जा रहे हैं? आपके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, ये कंडीशन है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच गए? आपकी कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन हो गई।
अब यहां पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, जो कॉपर आयन है सोल्यूशन के अंदर, वो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। तो ये जो कॉपर है वो कहां जाकर डिपॉजिट हो रही है, इस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो कहने का मतलब ये, जो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, वो कहां हो रहा है, कैथोड पर। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो वो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, सोल्यूशन के लिए, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आप ऐसे कैसे समझिए, W क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज। जो चार्ज आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसके क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब देखिए W इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, Z इंटू Q। और Z क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है हमारा, Z क्या है यहां पर, Z लिख लीजिए, Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तब देखिए अब जो Z जो होता है वो होता है आपका E/F। E क्या है यहां पर, इक्विवेलेंट मास। E क्या है यहां पर, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, जिसका ये मास है, वेट है, उसी का इक्विवेलेंट मास। और ये क्या है, फैराडे इंटू Q, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E/F और Q बराबर क्या होता है, IT। आपने पढ़ा रखा है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, क्योंकि I क्या है यहां पर, करंट, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो गया, IT, तो Q की जगह क्या रख देंगे, IT। तो ये आपका क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, ZIT। Z बराबर क्या है, E/F। F क्या है यहां पर, फैराडे, ठीक है, आदिवासी में फैराडे। और फिर एक फैराडे में कितना आपके कूलम होते हैं, 96,500, 96,500। तो ये देखिए एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। और देखिए अब देखिए Z बराबर क्या था आपका, E/F। Z बराबर क्या होता है, E/F, ठीक है। और अगर हम Z को रिप्रेजेंट, ये डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए W इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल टू Z इंटू IT। अगर देखिए 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के लिए, अगर 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड कराएं तब आपका W इक्वल टू Z हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। या हम ये कहें कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक प्रोवाइड कराएं, ठीक है। या हम ये कहें कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करने पर या प्रोवाइड कराने पर जितना सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक प्रोवाइड कराने में जितना सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, Z। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप
ये समझ लीजिए I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड। I इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक प्रोवाइड कराएं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z। I की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो W इक्वल टू क्या आ गया, Z आ गया। तो अगर आप 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर या प्रोवाइड करने पर, फ्लो करने पर जितना सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। वही क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में है क्या कि आप जितना चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, उसके जो आपका मास डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का या लिबरेट हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, और देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए देखिए इसमें आपको जैसे ये आपने लिखा, ठीक है, इसी फार्मूले एक बार और लिखिए आप, W इक्वल टू E अपॉन एफ I इंटू टी। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास कैसे आता है, इक्विवेलेंट मास मतलब क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, अगर हम मोलर मास को उसके वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड अगर हम कर देते हैं, जिसको हम एन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, उससे डिवाइड कर दे इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं E अपॉन एफ, और E क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एन फैक्टर, या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ठीक है, या चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या आयन हो तो चार्ज हो। ठीक है, और अब ये क्या हो गया एफ आपका, और ये हो गया आपका I इंटू टी। तो अगर मोलर मास की टर्म में है तो आप मोलर मास लगाइए और साथ में क्या लगा दीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी या चार्ज। ठीक है, एन फैक्टर, देखिए एन फैक्टर है क्या, देखिए हम इक्विवेलेंट मास जब निकालते हैं तो मोलर मास को किससे डिवाइड करते हैं, एन फैक्टर से। ठीक है, और ये एन फैक्टर हम आपको पहले बता चुके हैं। अब एन फैक्टर है क्या, यहां एक बार और देख लीजिए। अगर देखिए वहां जब मैंने सोल्यूशन वाले चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्सटेंस एसिड है तो उसकी जो बेसिसिटी होती है उसे डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है, और वहां पर जो बेसिसिटी है वो क्या आ गया, एन फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर आपका बेस है तो उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिए, जो किसी भी बेस की एसिडिटी होती है वो क्या होती है, एन फैक्टर होते हैं। कोई आयंस है, ठीक है, तो आयंस पर जितना चार्ज है उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज आ रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दिए, वो क्या है, एन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल देते हैं। तो इक्विवेलेंट मास की जगह क्या आ गया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या होगा, यहां पर अगर हम यहां की बात करें तो वैलेंसी चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और देखिए एक चीज और, एफ क्या है, फैराडे, और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, वैसे एक्चुअल वैल्यू जो है वो मैंने आपको पहले ही बताई 96487 कूलम। ठीक है, ये आपकी 96,487 होती है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाए इसलिए हम इसको राउंड अप करके आपका 96,500 कूलम लिख लेते हैं। और ये आई कहां से, ये आई कहां से, देखिए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे मीन्स 96,500। ये आया कैसे? देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इतने कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो आपकी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो आप ऐसे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखिए, एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाता है? 1 मोल पर चार्ज। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा 1 फैराडे, वही आ जाता, मतलब 96,487। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा दीजिए यहां पे, क्या कि आपका हो जाएगा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 96,487 कूलम। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 फैराडे। और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500, मतलब 96,487, राउंड अप में 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम फैराडेज सेकंड लॉ। देखिए, सेकंड लॉ क्या है आपका? फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ है क्या? देखिए, when the same amount of electricity is passed through different solutions which connect in series, amount of substances deposited or liberated at electrode, ठीक है, deposited or liberated at electrode is directly proportional to their equivalent masses। क्या है? when the same amount of electricity is passed through different solutions which connect in series। ठीक है,
amount of substance is deposited or liberated at electrode is directly proportional to their equivalent masses. क्या मतलब इसका? देखिए जब हम इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मान के चलिए दो हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, सपोज करिए ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट आपका कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसमें एक रॉड ये सिल्वर की डाल दीजिए, दूसरी रॉड ये सिल्वर की डाल दीजिए, ये कॉपर की रॉड डाल दीजिए, दूसरी ये कॉपर की रॉड डाल दीजिए। ये दोनों रॉड जो हैं ये कॉपर की हैं और ये दोनों रॉड सिल्वर की है, ठीक है, एजी की। अब इनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। किसमें कनेक्ट करना है? सीरीज में। तो देखिए इसको आप पहले तो बैटरी से कनेक्ट करिए, ये बैटरी एक्सटर्नल सोर्सेज हो गई, सीरीज में कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो गया। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है? एनोड। एनोड कौन कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा होता है वो कैसा होता है? कैथोड। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। सीरीज में तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। किसमें? सीरीज में, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर यहां पे आप करंट प्रोवाइड कराएंगे तो दोनों के लिए समान जाएगी, क्योंकि सीरीज में जो करंट रहती है वो सेम रहती है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है लेकिन करंट जो होती है वो सेम रहती है। तो अगर हम जो भी करंट प्रोवाइड कराएंगे तो दोनों सेल में बराबर करंट जाएगी और बराबर टाइम के लिए जाएगी, ठीक है। तो है क्या? देखिए अब इसको देखिए, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिफरेंट सॉल्यूशंस विच कनेक्ट इन सीरीज, दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पर जो भी मास डिपॉजिट हो रहा होगा या इस इलेक्ट्रोड पर जो भी कॉपर का मास डिपॉजिट या इस पर सिल्वर का मास जो डिपॉजिट हो रहा होगा वो उन्हीं के इक्विवेलेंट मास के या तुल्यांकी भार के, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक का देखें तो एक का जैसे ये मास हो गया किसका? आपका सिल्वर का, एजी का मानिए, इक्वल टू जेड आई टी लगा दी सीधा, जेड आई टी। तो ये एजी के लिए हो गया, आई कॉमन है दोनों में, ठीक है, करंट सेम है और टाइम भी सेम है। दूसरे के लिए आप देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, देखिए क्या होगा, ये कॉपर के लिए हो गया, ये Z हो गया, और Z किसके लिए? कॉपर के लिए इंटू आई टी, ठीक है। इक्वेशन आपकी 2 होगी। अगर हम इक्वेशन को डिवाइड करें, ठीक है, किसी को, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा? ये W AG अपॉन WCU इक्वल टू ZAG IT अपॉन ZCU IT। तो IT से IT कट गए और आपको पता है Z बराबर क्या होता है? E अपॉन F।
E अपॉन एफ, ई इक्विवेलेंट मास किसका, Ag का, अपॉन एफ, नीचे इक्विवेलेंट मास किसका, कॉपर का, अपॉन एफ, एफ से एफ कट गया, क्या बचा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो ये क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया, क्या हो गया, WAG, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मास ऑफ सिल्वर, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है, जो इस पर डिपॉजिट हुआ है जाके, ठीक है, इक्वल टू क्या है, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, मतलब तुल्यांकी भार, सिल्वर का तुल्यांकी भार और कॉपर का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार और समझिए, है क्या ये, यहां पर देखिए रिएक्शन हो क्या रही है। अगर आप रिएक्शन को देखें, यहां पर क्योंकि देखिए सिल्वर आयन है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर अगर आप यहां देखें, इस पर एनोड पर यहां क्या हो रहा है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag इसमें Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो आपकी जो सिल्वर रॉड है, यहां से Ag आयन की फॉर्म में किस में आ रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और देखिए इस वाली रॉड पर ये क्या, कैथोड, नेगेटिव है, कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, जो आपका Ag आयन है सोल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, ठीक है। तो वो ये जो Ag वो कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर, ठीक है। सेम रिएक्शन यहां हो रही है, यहां क्या हो रहा है कि यहां पर ये एनोड है, पॉजिटिव है, तो एनोड से जो कॉपर आयन है वो कहां आ रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर, कहां आ रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर। तो ये एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये जो आपके सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां जा रहे हैं, कैथोड पर। तो जो कॉपर का डिपोजिशन है, अरे बस में जो कॉपर का डिपोजिशन है वो कहां हो रहा है, कैथोड पर। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए जो भी किसी भी सब्सटेंस का जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जाकर रॉड पर, इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, वो केवल कैथोड पर होता है, ठीक है। तो कैथोड पर आपका क्या डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर कॉपर। तो यहां से कॉपर, एनोड से कॉपर आया बाय ऑक्सीडेशन सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की फॉर्म में, और फिर ये कॉपर आयन रिड्यूस होकर कहां पहुंच गया, आपका इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, डिपॉजिट हो गया। तो आपका देखिए है क्या, जो आपका मास ऑफ, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो देखिए क्या है कि ये जितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आरी बस में। तो अगर आप देखें कि मास ऑफ डिपॉजिट सिल्वर, मतलब मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मास डिपॉजिट होता है जिस सब्सटेंस का, वो उसके मतलब आपके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला ये किसका है,
फैराडेज सेकंड लॉ का, ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ। तो इससे आप न्यूमेरिकल निकाल लीजिए, ठीक है। आपको फर्स्ट लॉ कराया था, उससे जो फार्मूले आए उनसे न्यूमेरिकल निकाल लीजिए। जितने भी इन फार्मूले पर बेस्ड एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है या अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो को आप दोबारा से देखिए, ठीक है। जब आप दोबारा देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये चीज आपको जो भी आपने समझी है, ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपकी समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो या कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता है तो उसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है, तो मैं आपको वो सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके बाय।